कुरान की झूठी कसम खाई और बलोचों को धोखे से नीचे बुला के पकड़ लिया। और यहीं पे जिन्ना को कलात का लीगल एडवाइजर बनाना ऐसा भारी पड़ा कि अब वो भड़क गए, क्योंकि नेचुरल गैस निकली बलूचिस्तान से, लेकिन निकाल के कराची, लाहौर और रावलपिंडी भेज दी गई। एक अकेला 80 साल का बलोच नवाब नौरोज खान ने अकेले कैसे पूरे एरिया में तूफान मचा लिया। लेकिन राजा रंजीत सिंह जी अड़ गए कि हमारी जमीन के ऊपर से ऐसे ही कोई आर्मी पैर रख के नहीं जा सकती। 412 मिलियन टन का जो रिजर्व था वो निकला बलूचिस्तान में, लेकिन उसके प्रॉफिट का 50% चाइना उठा के ले गया और बलोचों के हाथ में उसका सिर्फ 2% प्रॉफिट लगा। पूरी दुनिया के अंदर एक बलोच कौम ही है जिनके लीडर्स अपने बच्चों के साथ आगे आके लड़ते हैं, महंगे होटलों में बैठ के फैसला नहीं लेते। न झुकदा न बिकदा, सिर्फ लड़दा। सीपैक नहीं, बलोचों दा हक चाहिदा। अब देखिए, बलूचिस्तान के लोग अपने राइट्स और आइडेंटिटी के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन ये जो आवाज है ये ग्लोबल लेवल पर क्लैरिटी और इंपैक्ट के साथ नहीं पहुंचती। कभी पॉलिटिकल नॉइज, कभी मीडिया साइलेंस और कभी फ्रेमिंग की कमी इस इशू को दुनिया के नैरेटिव में जगह नहीं बनाने देती। और ये सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, हर उस इंसान की बात है जिसके पास कहने को कुछ इंपॉर्टेंट है पर टूल्स की कमी उसे रोकती है। इसलिए एआई सिर्फ एक टेक रिवॉल्यूशन नहीं है, एक इक्वलाइजर है जो हर इंसान को यह पावर देता है कि वो स्किल्ड बने, अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर दे और उन्हें इंपैक्टफुली दुनिया के सामने रख सके। अगर आप इस वीकेंड 2 दिन देके करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो मैं आउट स्किल का 2 दिन का एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम रेकमेंड करूंगा, जिसमें 16 आवर्स की लाइव एआई ट्रेनिंग होगी ऑन सैटरडे एंड संडे 11 से शाम 7 बजे तक। अब ये प्रोग्राम तो 10,000 रुपीज का है, पर मेरे व्यूअर्स के लिए 100% फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आउटस्किल वर्ल्ड इंडिया का पहला एआई फोकस प्लेटफॉर्म है, बैक्ड बाय रिनाउंड एआई इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स। इसमें आप सीखोगे 20+ रियल वर्ल्ड एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई मॉडल्स, एक्सेल, प्रेजेंटेशन एंड एनालिटिक्स थ्रू एआई और बिना कोडिंग के एआई टूल्स बनाना। चाहे आप टेकी हो या नॉन टेक, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, बिजनेस या फाउंडर, ये सब के लिए है। ऑलरेडी 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्राइडे 7 PM का ऑन बोर्डिंग कॉल मिस ना करें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अपने टाइम पे बड़ी बड़ी क्राइसिस देखी, इकोनॉमी, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल ड्रामा, सब कुछ। लेकिन अभी ये जो टाइम चल रहा है इसमें सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बात अब पाकिस्तान के सर्वाइवल तक पे आ चुकी है। अभी आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, पाकिस्तान के अंदर ये जो बलूचिस्तान वाली प्रॉब्लम है, सिर्फ इसके बारे में ही हर तरफ डिस्कशन हो रहा है। और जिस तरह से बलूचिस्तान खुद की आर्मी वगैरह बना रहा है, अभी आने वाले टाइम में आपको ये नाम और सुनने को मिलेगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई पाकिस्तान के अंदर कि ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये पाकिस्तान से अलग होकर अपना अलग देश बनाने की बात करने लगा। आए दिन ये लोग पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक ट्रेन हैक कर ली थी और अपनी जान तक देने को रेडी हो गए हैं कि हम जान दे देंगे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। हमें जो धोखे से जोड़ा गया, अब हमें वापस अपना अलग देश बलूचिस्तान बनाना है। अब देखिए, बलूचिस्तान ये जो वर्ड है, भले ये न्यूज में अभी ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और पास्ट में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से दिक्कत आज इतनी बड़ी बन चुकी है। और इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो पाकिस्तान है ये मेनली 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। ये है खैबर पख्तूनख्वा, इसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। फिर ये पंजाब है, इसका इंडिया के साथ बॉर्डर है। ये पाकिस्तान का मेन प्रोविंस है, जितने भी आर्मी जनरल आप देखोगे सब यहीं से निकलते हैं। और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो भी पंजाब प्रोविंस जो है वही इंजॉय करता है। ये इधर ये है सिंध, इसका भी बॉर्डर इंडिया से लगता है। और ये है बलूचिस्तान, जिसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। तो देखिए, जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, 12th सेंचुरी में एज सच कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी इस एरिया की, और ना ही इस एरिया का नाम कहीं बलूचिस्तान था। ये जो इस मैप में आप पिंक एरिया देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग एरिया में छोटी छोटी बलूच ट्राइब रहती थी, जैसे मकरान ट्राइब, कच्ची ट्राइब, सिस्तान ट्राइब, टर्बट ट्राइब। यहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, बस हर ट्राइब का अपना एक सरदार होता था और ऐसे ही अलग अलग ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी। और अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आज का जो ईरान और अफगानिस्तान है, उसका जो बॉर्डर है, उसके पास वाले एरिया में भी उस टाइम पे ट्राइब्स थोड़ी थोड़ी जगह इन्होंने ले रखी थी और वहां पे रह रही थी, क्योंकि उस टाइम पे बॉर्डर क्लियरली डिसाइड नहीं था। अब होता क्या है कि जब ये ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी
तो इनके बीच में एक मीर जलाल खान नाम का एक आदमी बहुत फेमस था। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे मीर जलाल ने कहा कि देखिए हम अलग अलग जो रह रहे हैं उससे बेटर है कि हम साथ में मिलकर रहें, जिससे अगर कोई मुसीबत आए तो हम एकजुट होकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो मीर जलाल ने क्या किया, इस एरिया में 44 ट्राइब से जाके बात की और सबको इकट्ठा करके एक अलायंस बनाया। ये पहली बार था जब इस एरिया के अंदर ये ट्राइब्स एकजुट हुई। ये कोई नई कंट्री नहीं बनाई थी इन्होंने, बल्कि एक मॉडल सा बना लिया था जिसमें सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था। सरदार जैसे पहले अपनी अपनी ट्राइब्स को संभालते थे वैसे ही संभाल रहे थे, बस फर्क इतना था कि 44 ट्राइब्स ने एक अलायंस बनाकर एकजुट होने का डिसीजन कर लिया था, जिसको मीर जलाल जो है वो लीड कर रहे थे। और यही जो अलायंस बनाने वाला जो डिसीजन था, यही इसी टाइम पे बलूचिस्तान बनाने की जो नींव थी इसी टाइम पे रख दी गई थी। इसलिए आप देखोगे आज की डेट में भी लोग मीर जलाल खान को फाउंडिंग फादर मानते हैं बलूच कम्युनिटी का। इनकी इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हो कि मीर जलाल खान के जो बच्चे थे जैसे रिंड, लशारी, कोराय, बीबी जाटो, आज की डेट में बलूचिस्तान में कई ऐसे एरिया हैं इनके बच्चों के नाम से पड़े हैं, जैसे रिंदाबाद विलेज, कोराई विलेज, जटोई सिटी, ये सब इनके बच्चों के नाम से ही डिराइव हुए हैं। अब देखिए काफी टाइम तक ये जो मॉडल बनाया गया था ये चलता है। इसके बाद 15वीं सेंचुरी आते आते मीर जलाल के बाद मीर चकर रिंद जो थे ये भी आए। इन्होंने भी सेम चीज की, इसको और ऑर्गेनाइज किया और सारी ट्राइब्स को एकजुट रखा। और उस टाइम पे ये जो एरिया था, ये जो सेमी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रह रहे थे, उस टाइम पे बलूचिस्तान नहीं बल्कि रिंड लशारी यूनियन नाम से लोग जानते थे इस एरिया को। अब होता क्या है कि ये ट्राइब मिलजुल के तो रह रही थी, लेकिन ईयर 1666 जब आया तो इधर ईरान में सफाविद अंपायर बहुत बड़ा बनता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो आप मुगल अंपायर था। तो क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े अंपायर जो थे वो अगल बगल ही थे, तो इससे जो बलूच ट्राइब्स थी जो बीच में यहाँ रह रही थी उनके ऊपर टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था। तो ये सारा जो प्रेशर इन पे डेवलप हो रहा था, इसको लेके इनको लगा कि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। इन्होंने अपने आसपास के अंपायर्स को देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर खुद भी एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाना स्टार्ट किया। जैसे बाकी एम्पायर्स काम कर रहे थे कुछ उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाने का स्टार्ट किया। तो ये जो सारी ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी, इन्हीं सारी ट्राइब्स के बीच में एक और ट्राइब थी जिसका नाम था अहमदजाई ब्राहुआ ट्राइब। ये मैप में ये जो आप कलात नाम से जो एरिया देख रहे हो, इसी एरिया में ट्राइब थी और इस ट्राइब के अंदर एक आदमी था मीर अहमद खान। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की बात चल रही थी तो सारी ट्राइब्स ने मिलकर मीर अहमद खान को खान ऑफ कलात बना दिया। अब ये खान ऑफ कलात क्या है, जैसे बादशाह हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने उसको नाम दिया खान ऑफ कलात, कि मतलब यही लीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि ये जो सारी ट्राइब्स थी इन्होंने खान ऑफ कलात तो बना दिया था मीर अहमद खान को, लेकिन कुछ ट्राइब्स जो थी उनके जो सरदार थे उन्होंने कहा कि हम खान ऑफ कलात मान तो रहे हैं आपको, लेकिन हमारी जो ट्राइब है, हमारा जो एरिया है, वहां उसको हम खुद मैनेज करेंगे। तो इस वजह से ये जो मैप में आप ये डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हो, इसको खान ऑफ कलात यानी कि मीर अहमद ये डायरेक्टली रूल कर रहे थे, और जो लाइट ग्रीन एरिया है इसको खान ऑफ कलात ने इनडायरेक्टली रूल किया। और ये जो पूरा ग्रीन एरिया, चाहे वो लाइट ग्रीन है या फिर डार्क ग्रीन है, इस पूरे एरिया को कहा गया खानेत ऑफ कलात। आगे चल के यही खानेत ऑफ कलात बलूचिस्तान बनेगा। तो जब भी कलात स्टेट या खानेत ऑफ कलात की बात हो तो आप समझ जाना कि इस पूरे जो लाइट और डार्क ग्रीन ये जो एरिया है पूरा, इसकी बात हो रही है। जब ये खानेत ऑफ कलात एक प्रॉपर सिस्टम बना तो लॉ, ट्रेड, मिलिट्री सारा सेटअप बनाया गया और फिर काफी टाइम तक ये सिस्टम चला। और फिर धीरे धीरे करके जब ईयर 1749 आया और मीर अहमद खान के बाद इनके पोते मीर नासिर खान ये बनते हैं खान ऑफ कलात। बलोच जो हैं वो इस टाइम को गोल्डन पीरियड मानते हैं। नासिर खान ने आते ही इस पूरे खानेत ऑफ कलात में एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। इन्होंने बलोच आर्मी सेटअप की जिसमें 25,000 सोल्जर्स बनाए, 1,000 कैमल रखे उसमें। देखिए इसमें ये चीज याद रखिएगा, मैं रिपीट भी कर देता हूं कि खानेत ऑफ कलात में कई ट्राइब्स थी जिनके खुद के अलग सिस्टम थे, उनके जो सरदार थे वो उनको चलाते थे, लेकिन ये सब चलते थे खान ऑफ कलात के अंडर। तो इसीलिए खान ऑफ कलात ने क्या किया था, इस एरिया की जितनी भी बलूच ट्राइब थी सबके जो सरदार थे इनको बुला के काउंसिल सिस्टम बनाया था, ताकि कोई फैसला हो तो सबकी सहमति हो सके। सब कुछ यही काउंसिल डिसाइड करती थी, जैसे पार्लियामेंट काम करती है ठीक उसी तरीके से काउंसिल काम करती थी। अब इसके बाद ईयर आता है 1830 और ये ईयर आते आते असली दिक्कतें स्टार्ट होना शुरू होती हैं। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स आ चुके थे, अपना अनडिवाइडेड इंडिया पे रूल कर रहे थे, लेकिन सेम टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स और रशिया जो थे इनके बीच में एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी जिसे द ग्रेट गेम भी बोला जाता है।
तो ये जो सेंट्रल एशिया का एरिया आप देख रहे हो, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था। सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, सिल्क रूट, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ यहीं से होती थी। और इस सेंट्रल एशिया के अंदर किसी भी एम्पायर और मिलिट्री की प्रेजेंस अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता था इससे। तो रशिया ने क्या किया कि धीरे धीरे करके सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन पे कब्जा करके अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड कर लिया था। और इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ रहे थे। इसके लिए इन्होंने ईयर 1837 में अफगानिस्तान के अंदर अपने डिप्लोमेट कैप्टन इवान को भी भेजा था। अफगानिस्तान के जो रूलर थे उस टाइम के, दोस्त मोहम्मद खान, इनसे बात स्टार्ट कर दी थी। अब जब रशिया या अफगानिस्तान में घुस रहा था तो यहां से ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंडिया के ऊपर बैठे हुए थे, वो परेशान हो गए। ब्रिटिशर्स जो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, इंडिया को वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थी। और रशिया जिस तरीके से बढ़ रहा था और फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान में भी घुस रहा था, बहुत पॉसिबिलिटी थी कि वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच जाता। और ब्रिटिशर्स और रशिया आपस में लड़ना नहीं चाहते थे। तो अब यहां से ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाना चालू किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जो भी कंट्री इस बफर जोन में हो वो हमारे हिसाब से चले। और अगर ये चीज कर ली तो रशिया इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने प्लान ये बनाया था कि अफगानिस्तान पे रशिया से पहले पहुंच के हम लोग हमला कर देंगे और अफगानिस्तान का जो रूलर है, दोस्त मोहम्मद खान, इसको हटा के और अपना जो पपेट रूलर है, शाह सूजा, इसको अफगानिस्तान का रूलर बना देंगे। जिससे होगा ये कि अफगानिस्तान के ऊपर रशिया से ज्यादा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहे, उनका इन्फ्लुएंस रहे। अब अफगानिस्तान पे अगर हमला करना है और अपना रूलर बैठाना है तो इंडिया से ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी अफगानिस्तान में पहुंचानी पड़ेगी और उसके लिए एक रूट चाहिए होगा। तो एक रूट तो ये इधर से नॉर्दर्न रूट पेशावर और खैबर के पास के थ्रू जाता था, लेकिन सिख अंपायर था उस टाइम। तो जब ब्रिटिशर्स इस एरिया से अपनी आर्मी ले जाने को कह रहे थे तो सिख अंपायर के जो राजा रंजीत सिंह जी थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो हमारी धरती से ऐसे रास्ता बना के नहीं जाएगी। तो जब सिख अंपायर वाला ऑप्शन सही नहीं पड़ा ब्रिटिशर्स के लिए, तो यहां से इनकी नजर पड़ती है खानेत ऑफ कलात, जिसको कलात स्टेट भी बोलते थे उस टाइम पे कुछ लोग। तो ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया कि वो इंडिया से बोलन पास, क्वेटा, चमन ऐसे करके अफगानिस्तान पहुंचेंगे। और बीच में ये जो बोलन पास, क्वेटा, चमन वाला जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान अभी बोल रहा हूं, उस समय बलूचिस्तान एरिया नहीं पड़ा था। ये जो एरिया था, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपने डिप्लोमेट अलेक्जेंडर बर्नीज को उस टाइम के खान ऑफ कलात मेहराब खान के पास भेजा ताकि ये परमिशन वगैरह लेके, एग्रीमेंट वगैरह लेके यहां से निकलने का अरेंजमेंट करें। बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत पावरफुल थे, उनको इस एरिया से जाना था, तो इस एरिया पे वो प्रॉपर कंट्रोल चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने पहले खान ऑफ कलात से एक डील करी, उनसे कहा कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और आप हमें इस एरिया को यूज करने दो। अब खान ऑफ कलात की भी मजबूरी थी, उन्होंने ये डील मान ली। अब इसके बाद ईयर 1839 ये वो टाइम आया जब ब्रिटिशर्स को कलात स्टेट, इस एरिया को यूज करके अपनी आर्मी को अफगानिस्तान पहुंचाना था अटैक करने के लिए। अब भले ही ब्रिटिशर्स ने खान ऑफ कलात से एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि वो इस एरिया से जाएंगे, लेकिन लोकल लोग जो थे इस एरिया के, वो भले ही साइन हो गया हो खान ऑफ कलात से, वो इस चीज से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन है तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने खान ऑफ कलात ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अगेंस्ट जाके ब्रिटिश आर्मी पे छोटे छोटे अटैक कर दिए। अब जब ये अटैक हुए तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो मेहराब खान है ये तो अपने लोगों को अटैक करने से रोक ही नहीं पा रहा है। और साथ में इनको ये भी डाउट हुआ कि क्या पता मेहराब खान जानबूझ के ना रोक रहा हो, वो चाह रहा हो कि ऐसे अटैक होते रहें। इसके साथ साथ एक डाउट ये भी था मेहराब खान के ऊपर कि शायद ये अफगानिस्तान से भी इसके कुछ लिंक हैं। तो कुल मिला के ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि भले ही मेहराब खान ने एग्रीमेंट साइन कर दिया हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि पीछे से खुद ही अटैक करवा रहा हो। तो ब्रिटिशर्स ने गुस्से में नवंबर 1839 में कलात स्टेट, इस पे अटैक करके मेहराब खान को मार दिया। और जो मेहराब खान का एंटी था शाह नवाज खान, उसको खान ऑफ कलात बना दिया, जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलता था। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया था कि अगर इस पूरे एरिया को रशिया से बचा के बफर जोन बनाना है तो कलात स्टेट के इस रीजन को अपने कंट्रोल में रखना होगा। ब्रिटिशर्स जो थे पूरे कलात स्टेट को अपने अंडर में लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे दूर दूर तक खाली लैंड थे, रिसोर्सेज इतने थे नहीं, और किसी भी लैंड को अपने अंडर में लेने में बहुत सारी आर्मी वगैरह लगानी पड़ती हैं, तो वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, कलात स्टेट जो था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये रीजन था पिंक वाला, क्वेटा, बोलन पास, चमन, चगई,
ये वाला एरिया, ये एरिया जो था ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली कंट्रोल किया अपनी मिलिट्री के दम पे, और बाकी जो एरिया था ये इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, अपने हिसाब से चलाने वाले रूलर को वहां पे बैठा दिया और टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट दिया ताकि अंदर का जो एरिया है वो भी कंट्रोल में रहे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया को अपने अंडर कोलोनाइज किया था वैसे कलात स्टेट को ब्रिटिशर्स ने कभी भी नहीं किया था। तो ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान पे भी हमले करके, बातचीत करके, अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाया, और ईरान में भी ऐसे ही अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। अंग्रेज जो रशिया और इंडिया के बीच में एक बफर जोन बनाना चाह रहे थे वो बहुत ही आसानी से इन्होंने बना लिया, और ये जो बफर जोन ये लोग बना रहे थे इसके चक्कर में कलात स्टेट के बॉर्डर की भी मार्किंग स्टार्ट कर दी थी, मतलब ऑफिशियली बॉर्डर बना के रजिस्टर करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि पहले एज सच कोई बॉर्डर नहीं होते थे, फ्रंटियर्स होते थे, दूर दूर तक ऐसी खाली एरिया पड़ा रहता था। तो जब ब्रिटिशर्स ने कलात स्टेट के बॉर्डर बनाना चालू किए तो कलात स्टेट के बॉर्डर के पास का काफी एरिया जो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता था उसको कभी गोल्ड माइन लाइन एग्रीमेंट के थ्रू और कभी ट्रीटी ऑफ गंडामार्क करके ईरान और अफगानिस्तान को दे दिया, ताकि ईरान और अफगानिस्तान खुश रहें और रशिया के इन्फ्लुएंस से दूर रहें। और ये सारी चीजें करने के थोड़े ही दिन बाद 8 दिसंबर 1876 में कलात स्टेट के साथ एक ऑफिशियल ट्रीटी भी कर ली कि हर चीज ऑन पेपर भी रहे, जिसको ट्रीटी ऑफ कलात कहते हैं। ये उसकी कुछ टर्म्स हैं। इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा कि इस आर्टिकल की क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद कलात स्टेट की फॉरेन पॉलिसी वगैरह ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले ली थी, और जो डेली बेसिस के इंटरनल मैटर थे वो खान ऑफ कलात को दे दिए थे कि इंटरनल मैटर तुम खुद संभालो, और फॉरेन पॉलिसी लेने के बाद रशिया का इस एरिया से पूरा कंट्रोल चला गया। और इसके बदले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कलात स्टेट को शुरू में 50,000 रुपए दिए साल के, और फिर इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिए थे। अब देखिए यहां से एक बार फिर से मैप देख लीजिए, पिंक एरिया ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री के दम पे अपने पास रखा था, ये ग्रीन एरिया में खान ऑफ कलात को इनडायरेक्टली रूल करने को दिया था, और फिर इसके बाद ईयर 1887 में ये जो पिंक एरिया था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था इसको भी ऑन पेपर अपने अंडर इनडायरेक्टली ले लिया, और लीज के थ्रू जब ऑन पेपर कराया गया तो इसका नाम रखा गया ब्रिटिश बलूचिस्तान। और इस तरीके से ऑफिशियली पहली बार बलूचिस्तान का नाम यूज हुआ। बाकी बचा हुआ जो ग्रीन एरिया था वो अभी भी उसको कलात स्टेट ही बोलते थे, खानेत ऑफ कलात। अब देखिए इसके अगले 50-60 साल तक एज सच कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है, और फिर ब्रिटिशर्स के जाने का टाइम पास आ जाता है। जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसका बंटवारा होना था, पाकिस्तान बनना था। तो सेम टाइम पे जो खान ऑफ कलात थे मीर अहमद यार खान, इन्होंने सोचा था कि अब जब अंग्रेज जा रहे हैं तो हमें ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइज तो किया नहीं था, तो हम तो अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे। इस चीज को लेकर खान ऑफ कलात जो थे वो इसलिए भी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि लीगली भी ये चीज वैलिड थी। सबसे पहली चीज ईयर 1876 में जो ब्रिटिशर्स और कलात स्टेट के बीच में जो ऑफिशियल ट्रीटी हुई थी उसके आर्टिकल 3 के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने ऑन पेपर ये चीज ऑफिशियली एक्सेप्ट की थी कि कलात स्टेट ब्रिटिशर्स का एरिया नहीं है बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और जो एरिया ब्रिटिशर्स ने लिया है जिसे ये ब्रिटिश बलूचिस्तान बोलते हैं वो भी एक एग्रीमेंट और लीज के तहत लिया था, यानी कि जैसे कोई किराए पर रहता है। इसके साथ साथ ईयर 1886 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ऑफिशियली ये चीज मेंशन की थी खान ऑफ कलात को एक इंडिपेंडेंट रूलर जो कि एक ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिशर्स के साथ कनेक्टेड है, ये चीज मेंशन की थी। और ईयर 1877 में दिल्ली इंपीरियल असेंबली में खान ऑफ कलात खुदादाद खान को एक इंडिपेंडेंट राजा की तरह बुलाया था, मतलब कि ब्रिटिशर्स खुद मानते थे कि कलात स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो लीगली ब्रिटिशर्स किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह सकते थे कि कलात स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स के एम्पायर का पार्ट है, और अगर ऐसा कहते ब्रिटिशर्स तो इंटरनेशनली भी बहुत दिक्कतें होती उनको। लेकिन अगर दूसरी तरफ कलात स्टेट अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह हो जाता तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ यूएस को भी डर था कि कलात स्टेट काफी वीक है, कहीं ये ना हो जाए कि रशिया का इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ जाए इस एरिया में, और ये जो एरिया था स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर यही कलात स्टेट पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो पूरा एरिया स्ट्रांग होता है और रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ब्रिटिशर्स का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस था। तो ब्रिटिशर्स के लिए यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो कलात स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होने की बजाय पाकिस्तान के साथ मिले तो वो चीज ज्यादा फेवर करेगी। तो अब यहां से इस एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निपटने के लिए एक गेम स्टार्ट होता है जिसमें खान ऑफ कलात जो है वो फंस जाते हैं। होता क्या है कि अनडिवाइडेड इंडिया से जब ब्रिटिशर जा रहे थे तो इस अनडिवाइडेड इंडिया के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान यानी कि जिन्ना की मुस्लिम लीग और नेहरू जी की कांग्रेस
तो कंसर्न पार्टी थी क्लेम करने के लिए। इन दोनों पार्टियों को आपस में बात करके फैसला लेना था कि किसके पास कितना पार्ट जाएगा इस अनडिवाइडेड इंडिया का। लेकिन अगर लीगली ये प्रूव हो जाता है कि जो ये कलात स्टेट है ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं है, ये तो सिर्फ एक लीज के थ्रू कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने लिया था, जिसके लिए अंग्रेज जो थे वो एनुअली पैसा भी देते थे। तो अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो कलात स्टेट था इसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का क्लेम खत्म हो जाता। और पाकिस्तान ने यही डिसाइड किया था कि कैसे भी अंग्रेजों के जाने से पहले ये जो कलात स्टेट है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट साबित हो जाए, क्योंकि जैसे ही कलात स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट साबित होगा तो जो इंडिया का क्लेम है वो खत्म हो जाएगा कलात स्टेट के ऊपर से, और बाद में पाकिस्तान जब चाहेगा वो कलात स्टेट को अपने अंडर में ले लेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पाकिस्तान इतना ज्यादा श्योर कैसे था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कलात स्टेट उसको वो अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखिए, ये जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था जो अंग्रेजों ने लीज पे लिया था, ये अंग्रेजों के जाने के बाद एज इट इज लीज जो थी वो पाकिस्तान के साथ चली जाती। ये ब्रिटिशर्स ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी यहाँ पे, दूसरा इंडिया से इसका बॉर्डर नहीं लगता था। तो ये पिंक वाला जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था ये अंग्रेजों के जाने के बाद जो लीज चल रही थी उस लीज को एज इट इज पाकिस्तान कंटिन्यू करता। जो आप लाइट ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं जिसके सरदार कलात स्टेट से जुड़े थे लेकिन अलग अलग अपने अपने रीजन खुद चलाते थे, और ये जो सरदार थे इनसे जिन्ना ने अच्छी बॉन्डिंग कर ली थी। जिन्ना ने कहीं ना कहीं ये जो सरदार थे इनको कन्विंस कर लिया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बनेगा, और अगर आप पाकिस्तान के साथ जुड़ोगे तो पहली चीज तो आपको अपनी ऑटोनॉमी मिलेगी, बाकी आपकी आइडेंटिटी और कल्चर जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के ज्यादा सही से चलेगी। और सरदार जो थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे थे जिन्ना की इस बात से, क्योंकि कलात स्टेट जो था, ये जो डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है, इनके जो लीडर थे वो आजादी के बाद कलात स्टेट को एक सेकुलर देश बनाने की बातें कर रहे थे। तो इन सब चीजों से जिन्ना को यकीन था कि एक बार इसको इंडिया के इन्फ्लुएंस से लीगली दूर कर दो, उसके बाद जो कलात स्टेट होगा उसको अपने अंडर बड़े आराम से ले लिया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की ये चीज ब्रिटिशर्स को भी सूट कर रही थी तो ब्रिटिशर्स भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसके फेवर में थे। तो इसके बाद जिन्ना ने क्या किया, खान ऑफ कलात की जो बात थी कि एक इंडिपेंडेंट देश की तरह इसको होना चाहिए जब अंग्रेज चले जाए, इसको सपोर्ट किया। जिन्ना ने कहा कि कलात स्टेट जो है उसका ब्रिटिशर्स से कोई लिंक नहीं है, उन्होंने बस एक लीज और ट्रीटी कर रखी है, इसलिए कलात स्टेट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। अब जिन्ना की इस चीज को सुन के खान ऑफ कलात जो थे वो बहुत खुश होते हैं कि ये अकेला आदमी है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। अब जिन्ना जो थे वो लॉयर भी थे, तो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने ईयर 1946 में जिन्ना को पूरे कलात स्टेट का एक लीगल एडवाइजर बना दिया। खान ऑफ कलात ने जिन्ना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कलात स्टेट को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, इस केस को अंग्रेजों के सामने आप रिप्रेजेंट करोगे। और जैसे ही जिन्ना को लीगल एडवाइजर बनाया गया तो जिन्ना ने मार्च 1946 को एक मेमोरेंडम बनाया जिसमें सारी चीजें मेंशन करी उन्होंने कि कलात स्टेट ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी और लीज एग्रीमेंट के साथ जुड़ा है, और रेफरेंस भी ऐड किए पूरी ट्रीटी के। और इस मेमोरेंडम में डिमांड करी गई कि ब्रिटिशर्स जब जाए तो कलात स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। और ये सारा कुछ बना के ब्रिटिशर्स के जो कैबिनेट मिशन था उसको ये सबमिट कर दिया गया। और जब ये मेमोरेंडम सबमिट हुआ तो ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ये जो कलात स्टेट है ये ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिपेंडेंट रहेगा। और फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो सोचा था कि ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला जो एरिया है जो लीज पे ले रखा था खान ऑफ कलात से, उसको जाते टाइम पाकिस्तान को देंगे, तो उसके लिए भी ब्रिटिशर्स ने काम स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 29 जून 1947 को इस एरिया की सासी जिरगा ट्राइब थी, जो कि ये कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको अपॉइंट कर रखा था अलग अलग काम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, इनके हिसाब से चलते थे। इनको बुलाया और इस एरिया के जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था यानी कि क्वेटा वाला जो एरिया था, इसके म्युनिसिपैलिटी के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बुलाए और एक वोटिंग करा दी कि ब्रिटिश बलूचिस्तान को कहां पे जोड़ना चाहिए। अब इस वोटिंग को लेके कलात स्टेट की जो लीडरशिप थी ये बहुत ज्यादा गुस्से में हुई कि आपने किसी भी कलात की लीडरशिप को इन्वॉल्व नहीं किया, कोई रेफरेंडम नहीं कराया और पूरे स्टेट में बिना पूछे वोटिंग कराई। और इस वोटिंग का जब रिजल्ट आया तो ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये जो एरिया है जो ब्रिटिशर्स ने लीज पे लिया है ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला, ये एज इट इज पाकिस्तान को चला जाएगा। अब इस चीज को लेके जो बलोच ट्राइब थी, जो कलात रीजन वाला जो एरिया था, इसको बहुत अपोज किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने तो लीज कर रखी थी, वो इस एरिया के कोई ओनर तो थे नहीं, तो उनका क्या हक बनता है कि वो इस एरिया को पाकिस्तान के साथ भी लीज पे दे दें। तो जब ये सारी बातें चल रही थी तो इसके बाद फिर डेट आती है 4 अगस्त 1947। इस दिन कलात स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको लेके हर तरफ बात तो हो ही रही थी। और इसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन
जिन्ना और खान ऑफ कलात एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहां से यह डिसाइड होता है कि कलात स्टेट जो है, जो ईयर 1838 का स्टेटस था, वही स्टेटस रहेगा कलात स्टेट का, यानी कि कलात स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब ये जो सबने मिलकर डिसीजन बनाया, इसको लेके खान ऑफ कलात तो बहुत ज्यादा खुश हुए। इन्होंने कहा कि एक काम और कर दीजिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट भी कर लेना चाहिए कि कलात स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब इस रिटर्न एग्रीमेंट को लेके तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत हो जाती, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट कलात स्टेट के लिए डिक्लेरेशन तो दे दिया, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। इसके बाद खान ऑफ कलात ने यह कहा कि आप एटलीस्ट पब्लिक अनाउंसमेंट कर दीजिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसके लिए भी मना कर दिया। और फिर खान ऑफ कलात ने इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, अब वो एक इंडिपेंडेंट देश में रहेगी। और सेम डे यानी कि 4 अगस्त 1947 को कलात स्टेट और पाकिस्तान के जिन्ना ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने ऑफिशियली कलात स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट माना, और जैसे ये हुआ अब यहां से इंडिया का रोल खत्म हो जाता है। और ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की जो डेट है, ये आप अगर इंटरनेट पे देखोगे तो कहीं पे 11 अगस्त भी लिखा होगा, लेकिन 11 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई थी, एक्चुअल में 4 अगस्त को ही ये साइन हुआ था। तो पाकिस्तान इस चीज को लेकर बहुत खुश था क्योंकि उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था, और इसकी वजह से इंडिया जो है इस पूरे गेम से बाहर हो गया था। वरना अगर ये एग्रीमेंट साइन नहीं होता तो वही कश्मीर वाली जैसी सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से बन सकती थी। अब इसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद, जैसे 15 अगस्त 1947 इंडिया को आजादी मिली, पाकिस्तान अलग स्टेट बना, सेम डे खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने भी अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। और फिर इस अनाउंसमेंट के करीब एक महीने बाद यानी कि 12 सितंबर 1947 को ब्रिटिशर्स ने एक छोटा सा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने ये जो कलात स्टेट की इंडिपेंडेंस अनाउंस की है, ये कर तो दी है इन्होंने, लेकिन कलात स्टेट जो है ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की सिचुएशन में नहीं है। अभी जो स्टेटमेंट है ये सुनने में तो बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसके बहुत मायने हैं। ये पूरा स्टेटमेंट पाकिस्तान के सपोर्ट में गया, और इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने प्रेशर बनाना चालू किया खान ऑफ कलात पे कि पाकिस्तान से जुड़ जाओ। पाकिस्तान ने दो चीजें की, एक तो कलात स्टेट पे हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी और धीरे धीरे करके आर्मी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, और साथ में जो पहले मैंने बताया था कि कलात स्टेट के साथ जो मकरान, लसबेला और खरान वाला जो एरिया है, जिनके सरदार कलात स्टेट के साथ जुड़ गए थे, इनके लीडरों से जिन्ना ने बात करना स्टार्ट कर दिया था कि पाकिस्तान से जुड़ जाओ। अब ये सारी चीजें देख के जो खान ऑफ कलात थे, उन्होंने दिसंबर 1947 में ये तुरंत ब्रिटिशर्स के पास गए कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बोल रहा है, हम पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, तो हमें भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया। इसके बाद खान ऑफ कलात जो थे वो अफगानिस्तान के पास गए, यहां तक कि इंडिया के पास भी गए, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। और फिर जनवरी 1948 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने मकरान, लसबेला और खरान के जो लीडर थे इनसे बात करी, एक डील करी, जिसमें यह हुआ कि पाकिस्तान जो है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, इनके जो सरदार हैं उनको स्टेट हेड बनाएगा पाकिस्तान का, इनके कल्चर और आइडेंटिटी को कभी भी नहीं छेड़ेगा। ये सारी चीजें बोलने के बाद 17 मार्च 1948 में पाकिस्तान ने इनको जोड़ लिया। जैसे ये सारे सरदार पाकिस्तान से मिले, जो कलात स्टेट वाला जो एरिया था वो चारों तरफ से फंस गया। आप अगर इसको मैप में देखोगे तो एक लैंडलॉक एरिया की तरह बन गया, पॉलिटिकली पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया। ब्रिटिश बलूचिस्तान जो था वो पहले से ही पाकिस्तान के पास था। ये मिलने के बाद पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान के पास आ गया, और फिर इसके ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान के मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ कलात में घुसना स्टार्ट किया, और पाकिस्तान की नेवी के डिस्ट्रॉयर्स जो थे, वॉरशिप थी, उनको पसनी और जिवानी के जो पोर्ट्स थे वहां पे तैनात कर दिया, और चारों तरफ से घेर के ये खान ऑफ कलात को कराची ले गए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे साइन करा के पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान में ले लिया। और अब ये पूरा एरिया पाकिस्तान में लाके इसका नाम रखा गया बलूचिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान से जबरदस्ती डॉक्यूमेंट तो साइन करा लिए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद एक दिक्कत स्टार्ट हो गई। खान ऑफ कलात के जो भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान ने धोखा किया। तो इनके भाई अप्रैल 1948 को 100 से 150 आदमी अपने साथ इकट्ठा करते हैं, एक बलोच नेशनल लिबरेशन कमेटी बनाते हैं और गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास ये जो साउथ वेस्ट बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, खरान हिल्स
और नोच की जो पहाड़ियां थी वहां जाके सब बैठ जाते हैं और पाकिस्तान फोर्सेस पे बैक टू बैक हमला करने लगते हैं कि हमारा जो स्टेट है उसको वापस करो। अब देखिए, भले ये लोग नंबर्स में कम थे, लेकिन पूरे एरिया के चप्पे चप्पे को ये लोग जानते थे, तो कितनी भी बड़ी आर्मी रहती थी उनको बहुत परेशानी होती थी इनसे डील करने में। ये एक दो लोग पहाड़ी से उतर कर हमला करते थे और फिर पहाड़ियों में ही छुप जाते थे। तो इस चीज से पाकिस्तान की नाक में दम हो गया था, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि 8 जुलाई 1948 को इस दिन पाकिस्तान फोर्सेस ने प्रिंस अब्दुल करीम से बातचीत स्टार्ट की और कुरान की कसम खाई कि आप लोग नीचे आओ, सरेंडर करो, हम आपको माफ कर देंगे। आपकी जो बाकी ट्राइब्स है, वो जो लोग ऊपर बैठे हैं, उनको भी आप नीचे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस लड़ाई को आप बंद करो। अब ये सारे लोग ये बात सुन के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कुरान की कसम जो है मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे ये लोग नीचे उतरे तो ये मुकर गए। इन सब को पकड़ के इन्होंने क्वेटा और माश की जो जेल थी उसमें डाल दिया और फिर 10 दिसंबर 1948 को 10 साल की सजा दे दी इनको। जो आम बलोच है इस इंसिडेंट को अपने लिए एक बहुत बड़ा धोखा मानता है कि कुरान की कसम ऐसे कैसे इन्होंने झूठी खा ली। अब जैसे जैसे इस मुसीबत से पीछा छूटा पाकिस्तान का, तो 14 अक्टूबर 1955 को दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। हुआ क्या कि उस टाइम पे पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस थे, सिंध प्रोविंस, NWFP प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस। तो पाकिस्तान 1 यूनिट पॉलिसी के थ्रू ये जो वेस्ट पाकिस्तान था और इसके जो 4 प्रोविंस थे, इनको मिला के एक अकेली वेस्ट पाकिस्तान की आइडेंटिटी रखना चाहता था और पाकिस्तान ने इस 1 यूनिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी कर दिया। कहने का मतलब है कि ये अलग अलग प्रोविंस जिनकी अपनी अलग अलग अथॉरिटी आइडेंटिटी थी, वो सब एक सेंट्रल अथॉरिटी से अब चलेगी। और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी थे, इसमें ज्यादातर पंजाब प्रोविंस जो था उसके लीडर थे। अब ये जो 1 यूनिट सिस्टम का आइडिया था, ये डायरेक्ट थ्रेट था बलूचिस्तान के लिए। इससे दिक्कत यह थी कि बलूचिस्तान की अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री, इवन कॉन्स्टिट्यूशन तक था। इस 1 यूनिट सिस्टम के आने से इनकी आइडेंटिटी खत्म हो रही थी, यहां तक कि नाम तक खत्म हो रहा था। जो ये 1 यूनिट पॉलिसी लाए थे, इससे इनका नाम वेस्ट पाकिस्तान हो गया था, तो जो बलूचिस्तान नाम था वो ऑफिशियली डिसअपीयर हो रहा था। अब इससे हुआ ये कि जो बलोच थे, जिन्होंने इसलिए मर्जर किया था पाकिस्तान के साथ कि वो अलग से अपना एक सिस्टम चला पाएंगे, वो एक सेकंड क्लास सिटीजन बन गए। पूरा का पूरा जो उनका अलग से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था वो बचा ही नहीं। पाकिस्तान की पंजाब लीडरशिप सब संभालने लगी। तो इसको लेके पूरे बलूचिस्तान में विरोध होना स्टार्ट हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि ईयर 1958 आते आते पाकिस्तान को इस पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। मार्शल लॉ लगने की वजह से जो बलूचिस्तान के जो लोग थे उनके राइट्स भी चले गए। अब हुआ क्या कि बलूचिस्तान के जालावान रीजन में एक जहरी ट्राइब थी, उसमें एक 80 साल का आदमी नवाब नूरुज खान ये रहते थे और ये अड़ गए, पूरी पाकिस्तान फोर्स के अगेंस्ट में खड़े हो गए। और नवाब नूरुज खान को देख के जो आसपास के जो यंग बलोच थे वो भी इनके साथ लड़ने आ गए। अच्छा, बलोचों की एक खासियत है और जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है, इवन आज की डेट में भी अगर आप देखोगे, जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, तो रिवॉल्ट करने के लिए जो लीडरशिप होती है वो खुद नहीं लड़ती, ना ही अपने बच्चों को भेजती है, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स को भेजती है। एक्चुअल में गरीब लोग लड़ने जाते हैं, लेकिन बलोच जो हैं इनके लीडर हमेशा आगे जाके लड़ते हैं, खुद लड़ते हैं, अपने बच्चे और अपनी फैमिली को भी आगे चल के लड़वाते हैं। तो नवाब नूरुज खान जो थे, तो इन्होंने भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ही रिवॉल्ट शुरू किया। तो ऐसे करके इनके साथ 140 लोग मिल गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ आर्म स्ट्रगल शुरू कर दी थी इन्होंने। इन लोगों ने क्या किया था, कोए मुरत के पहाड़ थे, जलावान रीजन के जो जहरी हिल्स थे, उनमें जाके बैठ गए थे और उसी तरीके से जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर बलोच अभी तक करते आए थे, उसी की तरह नीचे आके पाकिस्तान फोर्सेस पे हमला करते थे। तो इनके साथ भी वही चीज हुई, पाकिस्तान फोर्सेस जो थी वो परेशान हो गई लड़ के। तो पाकिस्तान ने इनके साथ भी एक डील की। तो इन्होंने कहा कि आप 1 यूनिट पॉलिसी को मानते नहीं हो, इसके लिए आप लड़ो मत, हम इसको हटा देते हैं और आप सबको माफी दे देते हैं। यहां भी इन्होंने कुरान की कसम खाई। जैसे ये नीचे आए, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और 15 जुलाई 1960 को नवाब नूरुज खान के बेटे और बाकियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन इससे आम जनता और भड़क गई। पूरे बलूचिस्तान में छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बन गए और उन्होंने पाकिस्तान फोर्सेस, पुलिस पोस्ट, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सप्लाई लाइन, सब पे हमला करना स्टार्ट किया।
पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में एयर स्ट्राइक वगैरह करी और जब एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन गई, क्योंकि पहाड़ में चप्पा चप्पा जानते थे, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो थक हार के 1 जुलाई 1970 में जनरल याया खान ने 1 यूनिट पॉलिसी को खत्म किया। अब जब ये पॉलिसी हटी तो 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन होने वाले थे। तो ये जो जनरल इलेक्शन होने थे ये सारे के सारे प्रोविंस में होने थे, तो बलूचिस्तान के अंदर भी होने थे। तो बलूचियों ने क्या किया कि जो उनकी लोकल पार्टी थी जैसे NAP, JUI, इनको वोट देके जितवा दिया और सेम टाइम पे पाकिस्तान के हाथ से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है वो भी निकल गया। अब जैसे ही पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हुआ और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। तो इसके लिए बलूचिस्तान की जो लोकल पार्टियां थी NAP और JUI जो इलेक्शन जीती थी उसके सपोर्ट की भी जरूरत थी। थोड़े दिन पहले ही बांग्लादेश अलग हुआ था तो अब पाकिस्तान थोड़ा नरमी दिखाता है। तो यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो बलूचिस्तान में जीती हुई पार्टियां थी उनका सपोर्ट चाहिए था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया। बलोचों के सरदार अताउल्ला मैंगल को बलूचिस्तान का CM बनाया, घौश बख्श जो थे उनको गवर्नर बनाया और बलूचिस्तान के जो बाकी हिस्सों में भी जो अलग अलग लोग जीते थे उनको उस एरिया का हेड बनाया। बलोच इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पाकिस्तान को जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए था बलोचों की जीती हुई पार्टियों ने दिया। और ये सब निपटने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो PM बनते हैं पाकिस्तान के और उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 10 फरवरी 1973 को बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी NAP उसको बैन कर दिया गया और फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चालू कर दिया गया। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पे आर्मी आके बैठ गई थी। भुट्टो ने कहा कि ये जो NAP जो पॉलिटिकल पार्टी है बलूचियों की ये बाहर की कंट्रियों के साथ मिलकर देशद्रोह कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी और ये जो पूरा मिलिट्री ऑपरेशन किया गया इस पूरे एरिया के अंदर हजारों लोगों की जान गई। बलोच जर्नलिस्ट जो थे, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, सरदार, सब पे क्रैकडाउन चालू हो गया। अब इसके बाद जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया। जैसे तैसे करके कुछ टाइम के लिए जिया उल हक ने एक बेसिक डील करी, जितने भी सरदार थे उनसे बातचीत करके गवर्नमेंट में ऊंची ऊंची पोस्ट दी गई। तो काफी टाइम तक ये चीज सही रही, लेकिन ईयर 2000 आते आते फिर से बलोचों ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सेटअप किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA। ये जो BLA बलोचों ने बनाई थी ये अभी तक का इनका सबसे ऑर्गेनाइज लड़ने का तरीका था। और इसी टाइम पे पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि बलूचिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एरिया था, तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके बलूचिस्तान में एक एरिया है ग्वादर, वहां पे पोर्ट बनाने की डील कर ली। इनका प्लान ये था कि एक तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हब बनेगा, दूसरा इंडिया को भी काउंटर करने में इससे आसानी होगी। लेकिन ये सारी चीजें देख देख के बलोच जो थे वो एकदम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक भी बलूचिस्तानी लीडर जो था उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये जो ग्वादर पोर्ट का जो एरिया है इसको चाइनीज के साथ मिलके इन्होंने स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज ये जो डील करी इसमें जो जॉब होनी थी उसमें लोकल जो बलोच कम्युनिटी थी उनको लेने की बजाय चाइनीज और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के जो लोग थे उनको रखा गया। ऊपर से इस पूरे एरिया में आर्मी का परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। और इससे कुछ टाइम पहले भी बलूचिस्तान के छगई डिस्ट्रिक्ट में सोना और तांबा मिला था, 412 मिलियन टन का रिजर्व मिले थे। यहाँ पे भी पाकिस्तान ने चाइनीज इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम किया था। जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें से चाइना ने 50% लिया था, पाकिस्तान ने 48% लिया था और बलूचिस्तान के पास सिर्फ 2% आया था। तो ये सब देख के बलोच जो थे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इन्होंने जो BLA बनाई थी उसने बैक टू बैक हमले किए ग्वादर पोर्ट पे। वहां के जो वर्कर काम कर रहे थे, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, गैस पाइपलाइन और जो चाइनीज वर्कर थे, सब पे हमला किया। फिर आगे चल के CPEC भी शुरू किया गया। इसमें पाकिस्तान ने चाइनीज के साथ मिलकर इसमें $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। प्लान ये था कि चाइना के काशगार से बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक रोड्स, रेलवे, एनर्जी पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी। और इसमें कहा गया कि बलूचिस्तान जो है अब वो दुबई बन जाएगा। लेकिन यहां भी वही सेम प्रॉब्लम थी। यहां पे भी जो बलोच थे उनको इग्नोर किया गया। पहले तो कम पैसों में जो लोकल बलोच थे उनसे जमीन ली गई, लोकल लोगों को नौकरी देने की बजाय चाइनीज रखे गए, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से लोग आए, परमानेंट आर्मी रखी गई, फिशरमैन को हटा दिया गया, उनका जो रोजगार था वो भी सब चला गया। तो ये जो पूरा ग्वादर पोर्ट, CPEC और ये सारा सिस्टम जो चल रहा था, BLA जो था उसने CPEC पे इतना नुकसान किया कि आने वाले कई सालों तक बलूचिस्तान में इतने चाइनीज मारे। हाल ये हो गया था कि चाइना ने खुद आके कह दिया कि अगर हमें CPEC पूरा करना है तो हमें अपनी ही आर्मी भेजनी होगी। अब 2018 तक लड़ते लड़ते बलोच जो थे उनको एक चीज समझ में आ गई
गई थी कि ये जो अलग अलग ग्रुप बना के हम अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, इससे हमारा ही नुकसान है। हमें एक होना चाहिए, क्योंकि हम एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो हमें एक होना चाहिए। हमारी अलग से एक आर्मी होनी चाहिए, तभी हम पाकिस्तान को हरा के बलूचिस्तान को अलग कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, BRAS, बलोच राजी अजोई संगात, इस नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया। बेसिकली जितने भी बलूचिस्तान के फाइटर थे, लड़ाकू ग्रुप्स थे, छोटे छोटे लोग जो अलग ग्रुप बना के पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, इन सब को इकट्ठा करके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हाई प्रोफाइल हमले किए, जिससे काफी डैमेज हुआ। सारा CPEC का जो प्रोजेक्ट था, इन्होंने इस पूरे हमले में चाइनीज मार मार के होल्ड पे डाल दिया। और अभी ये जो इसी साल 2025 आते आते इन लोगों ने ये BRAS बनाने के बाद हमले की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दी है। इस साल इन्होंने ये जो BRAS है, इन्होंने बलोच नेशनल आर्मी BNA बनाई है। ये अपने आप को एक देश मान के एक आर्मी की तरह पाकिस्तान से लड़ रही है। इस BNA ने बहुत ही डैमेज किया है। टोटल 72 कोऑर्डिनेटेड हमले किए पाकिस्तान फोर्सेस पे, जिसकी वजह से अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई छोटा मोटा गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो देशों की आर्मी आमने सामने लड़ रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जफर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। 450 लोग थे। जैसे ही ट्रेन जो थी वो बोलन पास के पास पहुंचती, इन्होंने रेलवे ट्रैक पे 8 kg IED बॉम्ब लगा रखे थे और ब्लास्ट होते ही ट्रेन ट्रैक से उतर गई। जैसे ही ट्रेन उतरी, BLA के फाइटर ने पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। औरतें, बच्चे और जो बलोच कम्युनिटी थी उनको छोड़ दिया, लेकिन बाकियों को बंदी बनाकर पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि 48 आवर्स में हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन जब नहीं छोड़े गए तो फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया। काफी टाइम तक ऑपरेशन चला। फिर पाकिस्तान ने कहा कि इस ऑपरेशन में 64 लोगों की जान गई है। BLA ने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर मार दिए। अब इस हमले के बाद से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई इस रीजन में। इस पूरे रीजन के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने आर्मी की प्रेजेंस बढ़ा दी है। पूरे इलाके के अंदर ड्रोन उड़ रहे हैं। और इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये आके खड़ी हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बलोचों से हथियारों से लड़ाई की जाए, ऐसे करके रोका जाए, या इनसे पॉलिटिकल डायलॉग्स किए जाएं। और इसके साथ साथ इसमें कई और इक्वेशन भी चल रही हैं। बलूचिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी आ चुके हैं जो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक दूसरे के खून के प्यासे है, लेकिन USA का भी नाम आ रहा है इसमें कि ईरान और अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान US के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा अगर वो पाकिस्तान से अलग हो जाता है। अब देखिए अभी आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे बलोचों से जितना ज्यादा परेशान हुआ उतना कभी नहीं हुआ। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि आउट स्किल का 2 दिन का AI मास्टर प्रोग्राम जरूर करिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।